नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मुझे गोली मार दो, चौराहा बताओ, मैं वहां पर आकर गोली खाकर मरने के लिए तैयार। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बयान है एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का। ये बयान क्यों है, किस लिए है, ये बहुत ज्यादा सोचने और समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संभल में इस वक्त जो कुछ भी हुआ है, विक्टिम कार्ड ओवैसी ने खेलना शुरू कर दिया है। ऐसे में मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, कुछ भी हो, विक्टिम कार्ड ओवैसी तुरंत खेलना शुरू कर देते हैं और ये बताने की कोशिश करने लगते हैं कि मुसलमान जो कर रहे हैं, कट्टर मुसलमान, वो नेक हैं, वो अच्छे हैं, दूसरे पक्ष की तरफ से उन्हें भड़का दिया गया, इसीलिए हिंसा हो गई। रोहित, इन जैसे नेताओं के बयानों को सुनकर ना आज संभल के 5 नौजवानों ने अपनी जिंदगी खो दी। कोई अपनी माँ को पीछे छोड़कर चला गया, कोई अपनी बहन को पीछे छोड़कर चला गया, कोई परिवार को पीछे छोड़कर चला गया। और ये सबसे पहले ओवैसी साहब ने जो कुछ कहा, संभल को लेकर ही कहा होगा ना। सबसे पहले अभी तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में भीड़ है, भीड़ के हाथ में बंदूक है, गोली है और वो खुद गोलियां चला रहे हैं। पुलिस वालों की जो तस्वीरें आपके सामने पेश की गई, पुलिस वालों की जो तस्वीरें आपको दिखाई गई कि सीधे फायर पुलिस कर रही है, वो सिर्फ अपने बचाव के लिए कर रही है। वहां दीवार भी है। मैं खुद उस जगह पर जाकर आया हूं, मैं खुद उस गली में जाकर खड़ा होकर देख कर आया हूं जहां पुलिस वो गोली चला रही थी। पुलिस वाले नीचे खड़े थे और रोहित वो गली इस तरीके से थी ऊंचाई पर, वो लोग ऊंचाई पर थे, बैरिकेडिंग वहां थी, वो लोग दीवारों पर गोलियां मार रहे थे जिससे कि वो डर बनाया जा सके। और उन दीवारों पर गोलियों के निशान अभी भी मौजूद हैं, वो कहीं गए नहीं हैं। बिल्कुल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साबित होता है कि 315 होता है, 315 और 312 की जो गोलियां होती हैं उनके लगने से इन लोगों की मौत हुई है। जो तुर्क हैं और ये जो शफीकुर रहमान बर्क का परिवार है, पठान बर्क परिवार और नवाब परिवार, मैंने यहाँ लोगों से वहां इस तरीके से बात की। खुद जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उनके पिताजी से मैंने इस बारे में बात की कि क्या आप दोनों के वर्चस्व की लड़ाई है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी वर्चस्व की लड़ाई है, लेकिन वो राजनीतिक लड़ाई है, इस तरीके की हिंसा नहीं की। लेकिन मैं साफ तौर पर कहूंगा, ये जो कुछ हुआ है ये इन्हीं नेताओं के बयानबाजों के चलते हुआ है। बिल्कुल, ये बयानवीर ये गए। लेकिन अभिषेक, ये कोई पहला बयान नहीं है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर बना, मस्जिद की अलग से जगह भी दी गई, लेकिन ओवैसी आज तक कहते हैं कि मस्जिद छीन ली गई हमसे। वो ओवैसी जो संविधान की दुहाई देते हैं, क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा नहीं? उन ओवैसी ने आज तक यही कहा है कि एक मस्जिद चली गई, अब कोई मस्जिद छीनने नहीं देंगे हमें। यही कहानी छिपी है रोहित। बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं। यही कहानी छिपी है। एक बाबरी शहीद हो गई और बाबरी शहीद नहीं होने देंगे, तो ये भी बाबर की बनाई हुई मस्जिद है, ठीक है ना। वही सवाल है कि जब ज्ञानवापी आता है, जब ईदगाह का मामला आता है, अब जब संभल का मामला आता, तो हमेशा ये बताने की कोशिश की जाती है कि जिन्होंने दंगा किया वो सबसे अच्छे थे, दूसरे पक्ष ने बवाल किया, इसलिए ये हिंसा हो गई। अब इसका मैं कुछ उदाहरण समझा देता हूँ। कासगंज में चंदन गुप्ता की मौत हुई, तिरंगा यात्रा याद है आपको जी? तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की मौत हुई। बहराइच में भी हाल फिलहाल में रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी रामनवमी के मौके पर। अब इसके अलावा आप और तमाम जगहों पर देख सकते हैं, अगर नवरात्रि में बवाल होता है, बंगाल में पत्थरबाजी हो जाती है, तब कहा जाता है कि हिंदुओं ने गलत किया होगा इसलिए मार दिया गया। संभल में भी यही बताने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू पक्ष ने, सर्वे की टीम ने उकसाया और विष्णु शंकर जैन भी जिसमें शामिल थे, उसके बाद ये बवाल हो गया। मतलब हर जगह ये बताने की कोशिश की जाती है अभिषेक कि हिंदू पक्ष ने उकसा दिया इसीलिए बवाल हो गया। मतलब हम लोग बहुत अच्छे, हम लोग बहुत शांति। रोहित, पता है क्या कहानी भरी गई? 19 नवंबर को एक याचिका दाखिल की जाती है, उस याचिका पर सुनवाई होती है, तुरंत सर्वे का आदेश दिया जाता है, 2 घंटे के अंदर टीम तैयार होती है और शाम को 6:30 बजे 7 बजे तक वो सर्वे कर लेती है। वो सर्वे पूरा नहीं होता है, उसकी जानकारी वो डीएम साहब को देते हैं। सर्वे की जो टीम थी वो डीएम को जानकारी देती है और डीएम जो है फिर से जानकारी देते हैं मस्जिद कमेटी को कि सर्वे पूरा नहीं हुआ है, हम फिर से सर्वे करेंगे। ये जो आपने पहले बात बोली ना ओवैसी की कि एक बाबरी शहीद हो गई और बाबरी शहीद नहीं होने देंगे, ये बात बार बार क्यों बोली जाती है? जिससे कि दिमाग में बैठी रहे। अब जब सर्वे हुआ 19 नवंबर को और 23 नवंबर की रात को सदर से जब सिग्नेचर करवाया गया कि आपकी मस्जिद का कल को सर्वे करवाना है, तो लोगों के भीतर ये बात फैला दी गई कि भैया कुछ तो गड़बड़ है,
पहले जिस दिन जो है याचिका लगाई गई उसी दिन कैसे सर्वे का आदेश दिया जा सकता है? सिंपल और फिर सुबह सुबह 6 बजे सर्वे कोई कैसे करने आ सकता है? मतलब मस्जिद को तो गिराने का प्रोग्राम है। ये बात ट्रांसप्लांट की गई दिमाग में नहीं, इस कि इतना डर किस बात का? अगर आपने चोरी नहीं की है हाँ। तो इतना डर किस बात का? करवा लीजिए भैया सर। मुझे नहीं पता डर किस बात का, लेकिन वहां रहने वाले लोगों ने मुझे बताया कि जो यहाँ कुएं मौजूद हैं, जो कूप मौजूद हैं, उन पर 20 साल पहले तक हम पूजा अर्चना करते थे। अगर हमारे घर शादी ब्याह होते थे, हमारे घर बच्चे पैदा होते थे, तब हम जाकर वहां पूजा करते थे। दिवाली पर, होली पर हम वहां जाकर पूजा करते थे उस मस्जिद में। पहले हम वहां खेला भी करते थे, लेकिन आज उनकी दीवार इतने बड़ी बड़ी कर दी गई कि अब वहां नहीं पता कि क्या कुछ है। बिल्कुल है, जिस तरीके से वो वैसे ही बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बताओ मैं मरने के लिए तैयार हूं, मुझे गोली मार दो, कौन सा चौराहा है, मैं वहां आकर खड़ा हो जाऊंगा। ये वही ठीक बात है कि उकसाया जा रहा है उन बच्चों को जो 17 साल का बच्चा एक रोहित, तुम्हें नहीं पता कि वो करने क्या जा रहे हैं। चूंकि मारा गया, उसकी मां ने कह दिया कि मेरा बच्चा मस्जिद के लिए शहीद हो गया। बिल्कुल। तो अब जब ये मानसिकता है कि हम एक दूसरा लड़का बिलाल जो है मरा है, उसे भी शहीद बता रहे हैं। उसके पिताजी कह रहे हैं कि जिसने गोली मारी है मैं उसे मार दूंगा, फांसी दिलवा दीजिए। बिल्कुल, भाषा का जो है कोई ये तमाम सवाल हैं, और ये तमाम सवाल क्यों उठते हैं, ये उकसाया कहाँ से जाता है, इन बयानों को आप सुनकर समझ सकते हैं। बाकी संभल से अभिषेक ने जो बातचीत की है लोगों से, बातचीत के साथ आपको छोड़े जाते हैं, सुनिए। और ओवैसी के इस बयान पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। यही है संभल की जामा मस्जिद, जिसे लेकर लंबे वक्त से, एक हफ्ता भर से विवाद चल रहा है। 19 नवंबर को इसी मस्जिद के लिए सर्वे टीम पहली बार शाम को आई थी यहाँ सर्वे करने के लिए। उन सीढ़ियों की, उस गेट की भी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, जिस गेट से वो टीम अंदर गई थी, और वो जगह भी मैंने आपको दिखाई कि जिस तरीके से वहाँ भीड़ इकट्ठा हुई थी। 24 नवंबर की सुबह 7:15 बजे जो सर्वे टीम थी वो इसी मस्जिद के भीतर गई थी, इसी मस्जिद के भीतर सर्वे करने के लिए गई थी। लेकिन तकरीबन 8:30 बजते बजते, 9 बजते बजते यहाँ हज़ारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस मस्जिद के का जो सामने वाला हिस्सा है वहाँ हिंदू आबादी रहती है, और इस मस्जिद के जो बाकी 3 हिस्से हैं वहाँ मुस्लिम आबादी आपको देखने को मिलेगी। दिखाइएगा ज़रा किस तरीके से यहाँ मकानों पर हरे रंग के झंडे आपको दिखाई देंगे। ये धार्मिक झंडे आपको ज़्यादातर घरों पर मस्जिद के बराबर के हिस्सों पर दिखाई देंगे। ये मस्जिद के 3 साइड में मुस्लिम आबादी ज़्यादा रहती है, और मंदिर के, ये माफ़ कीजिएगा, मस्जिद जो फ़िलहाल है, जिस पर दावा है हिंदुओं का कि ये हरि सिंह मंदिर यहाँ था भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का, जहाँ जन्म होना है वो यही जगह है। इसी जगह के भीतर एक तहखाना है जिसे हिंदुओं के द्वारा गर्भगृह कहा जाता है, और यहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि उस तहखाने के भीतर एक गुफा है, महाराणा पृथ्वीराज चौहान की गुफा है जो सीधे दिल्ली तक जाती है। उस गुफा की क्या कुछ कहानी है वो भी हम यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये किसी ने नहीं बताया है। बहुत सारे हिंदी लोगों से भी हमने बात की, जिन्होंने बताया कि हमने वहाँ कुछ चीज़ें देखी हैं जो प्रमाणित करती हैं कि हिंदू मंदिर था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे गुंबद के अंदर जहाँ घंटा लगाया जाता है, वो चीज़ भी यहाँ देखने को मिली थी। मस्जिद के बगल में जो खाली ज़मीन पड़ी है, लेकिन इस वीडियो में मेरा आपको बताने का मकसद यही था कि किस तरीके से हरे रंग के झंडे, धार्मिक झंडे यहाँ लगे हुए हैं, आराम से लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 80% यहाँ मुस्लिम है, 20% यहाँ हिंदू है, लेकिन सभी आराम से रहते आए हैं।